हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ लिया था, कूलाम के नियम का जो सदिश रूप था वो हमारे लास्ट पॉइंट में चल रहा था और उसको हमने कंप्लीट भी कर लिया था। उसमें लास्ट जो डिसीजन हमारे पास आया था, लास्ट जो रिजल्ट हमारे पास आया था वो क्या आया था कि अगर मान लो दो स्थिर बिंदु आवेश, अगर दो स्थिर बिंदु आवेश किसी दूरी पर रखे हुए हों तो वहां दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले जो बल होते हैं वो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कूलाम के नियम का जो सदिश रूप होता है और फिर कूलाम का जो नियम होता है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। उससे संबंधित हम यहाँ पर आज एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। जैसे न्यूमेरिकल आपके सामने ये है, न्यूमेरिकल है हमारा न्यूमेरिकल है दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश, एक कूलाम व 10 कूलाम, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं, दूरी पर रखे हुए हैं। यदि एक कूलाम आवेश, यदि एक कूलाम आवेश 10 कूलाम आवेश पर 1 न्यूटन बल लगाता है, बल लगाता है, तो 10 कूलाम आवेश, 10 कूलाम आवेश 1 कूलाम आवेश पर कितना बल लगाएगा, कितना बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा। चाहो तो ये जो दूरी आपको दे रखी है इसको सपोज करो हम r के द्वारा व्यक्त कर देते हैं, इसके द्वारा व्यक्त कर देते हैं r के द्वारा। r का मान कुछ भी हो सकता है, जनरली हम फॉर्मूले के रूप में इसको निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा सवाल है दो स्थिर बिंदु आवेश 1 कूलाम और 10 कूलाम, यानी कि दो आवेश हमको दे रखे हैं 1 कूलाम और 10 कूलाम, दोनों r दूरी पर रखे हुए हैं। और r दूरी पर रखे होने के बाद यदि हमसे सवाल में ये कह रहा है कि 1 कूलाम जो आवेश है वो 10 कूलाम आवेश पर, 1 कूलाम आवेश 10 कूलाम वाला जो आवेश है उस पर 1 न्यूटन का बल लगाता है, तो दूसरा जो आवेश है 10 कूलाम का वो 1 कूलाम पर कितना बल लगाएगा। तो हमने पढ़ा था इससे पहले वाले पॉइंट में कि कूलाम का जो नियम होता है, कूलाम का जो नियम होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये होता है, अगर मान लो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर, अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पर भी, दूसरी वस्तु जो होती है वो भी पहली वस्तु पर परिमाण में समान और विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे सपोज करो यहाँ दो आवेश हैं, एक तो है 1 कूलाम और दूसरा है 10 कूलाम आवेश। यहाँ 1 कूलाम जो आवेश है वो इस वाले आवेश पर कितना बल लगा रहा है, हमारे सवाल में हमको दे रखा है 1 न्यूटन। कितना लगा रखा है 1 न्यूटन, और वो भी कौन सी दिशा में लगा रहा है, इस दिशा में लगा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए कि 10 कूलाम आवेश 1 न्यूटन 1 कूलाम आवेश पर कितना बल लगाएगा, तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का अगर ये पालन करता है तो तुमको पता है यहाँ 10 कूलाम जो आवेश है वो भी 1 कूलाम आवेश पर कितना बल लगाएगा, 1 न्यूटन बल लगाएगा। लेकिन कौन सी दिशा में लगाएगा, विपरीत दिशा में। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा -1 न्यूटन। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, -1 न्यूटन। माइनस का मतलब होता है विपरीत दिशा में और 1 न्यूटन यहाँ पर बल का परिमाण है। कहने का मतलब ये है कि 1 कूलाम जो आवेश बल लगाता है उसकी विपरीत दिशा में 10 कूलाम का आवेश बल लगाएगा और वो भी कितना लगाएगा, 1 न्यूटन बल
क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का। अगला हम एक सवाल और पढ़ते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि दो समान आकार के गोले ए व बी। सवाल को सोल्व करने से पहले एक बार इसको ध्यान से सुने, इस सवाल को समझे कि सवाल क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद आंसर हमारे सामने होगा। सवाल हमसे कह रहा है कि दो समान आकार के गोले ए व बी, दो समान आकार के गोले ए व बी समान आवेश यानी कि दोनों गोलों पर कितना कितना आवेश है, Q आवेश है, समान आवेश से आवेशित है। इनके मध्य कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। यानी कि दो समान आकार के हमको गोले दिए गए हैं और उन दोनों पर आवेश का मान भी क्या है, समान, और उन दोनों के बीच में जो कूलम्ब बल लगता है वो कितना लग रहा है, F बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। यहाँ पर हमारे काम में आने वाली है आवेशन की विधियों में हमने पढ़ा था, आवेशन की विधियों में हमने एक विधि पढ़ी थी चालन के द्वारा आवेशन, उसको यहाँ पे यूज किया है इस सवाल में, और उसको यूज करके हमको बल का मान निकालना है। तो स्टार्टिंग में हमको दे रखा है कि दो समान आकार के गोले हैं ए व बी। इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ एक गोला ये है ए, दूसरा गोला ये है बी। दोनों के दोनों कितने आकार के हैं, समान आकार के। कितने आकार के हैं, समान आकार के हैं। दोनों सपोज करो कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, हम मान लेते हैं 8 दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 8 दूरी पर। अब वो कह रहा है कि दोनों जो गोले हैं वो समान आवेश, यानी कि दोनों पर आवेश का मान कितना है, Q है। तो हम मान लेते हैं कि इस पर भी आवेश का मान Q है और इस पर भी आवेश का मान कितना है, Q है। अब यहाँ ऐसा है तो इनके मध्य कितना बल काम कर रहा है, F बल, और हमने कूलम्ब बल का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। क्या पढ़ा था, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करके हम बल का मान निकाल सकते हैं फर्स्ट कंडीशन के लिए। कंडीशन फर्स्ट है यहाँ पे अभी हम कंडीशन फर्स्ट के लिए बल का जो मान होगा, बल F बराबर हमारे पास आएगा, K तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे आ जाएगा, Q1 Q2, Q1 की जगह हमारे पास Q है, Q2 की जगह भी Q है, तो Q into Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा बटे में R। R का मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर हमने दोनों आवेशों के बीच की दूरी को कितना मान रखा है, स्मॉल r मान रखा है। तो यहाँ KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हमारे पास किसका मान आ जाता है, बल का। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब आगे वो क्या कह रहा है, सवाल जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते जाओ। अब यदि समान आकार का एक तीसरा निरावेशित गोला, समान आकार का एक तीसरा निरावेशित गोला C है, जिसको पहले तो A के संपर्क में लाया जाता है, फिर उसको बाद में B के संपर्क में लाया जाता है और उसको दूर हटा दिया जाता है। उसके बाद जो A और B गोले बचते हैं उनके बीच में बल का मान कितना होगा। तो देखिए इस सवाल को आगे सॉल्व करने से पहले मैं एक बार आपको वापस से रिवाइज कर देता हूँ चालन विधि को। अगर दो समान आकार के चालक गोले हैं, उन दोनों को अगर मान लो दो समान आकार के चालक गोले हैं, उन दोनों को अगर हम एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, अगर दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं और संपर्क में लाने के बाद अगर दोनों को दूर हटा दिया जाता है तो दोनों गोलों पर आवेश कितना कितना बचेगा। हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था, दोनों गोलों पर आवेश का मान जो होगा वो कितना होगा, बराबर मात्रा में होगा। कितना होगा, बराबर मात्रा में होगा। जैसा कि सपोज करो पहले गोले पर 5 कूलम्ब है, दूसरे गोले पर आवेश का मान 0 है। अगर दोनों को हम संपर्क में लाएंगे और दूर हटा देंगे तो दोनों पर कितना कितना आवेश बचेगा, 2.5 कूलम्ब, और दूसरे पर भी कितना होगा, 2.5 कूलम्ब। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा सवाल ये कह रहा है कि अब यदि तीसरा समान आकार का जो गोला है C, इसको हम पहले A के संपर्क में लाते हैं। अब जो गोला C है वो सवाल में हमको दिया गया है निरावेशित है, लेकिन गोले A के ऊपर आवेश का मान कितना है, गोले A के ऊपर आवेश का मान कितना है, Q। गोले A के ऊपर आवेश का मान Q है और यहाँ गोला C निरावेशित है। जैसे सपोज करो गोला A यहाँ पर है, इस पर आवेश का मान कितना दे रखा है, Q है स्टार्टिंग में, और इसके संपर्क में अगर हम
इस पर भी q/2 रहेगा, क्योंकि दोनों पर जो आवेश आएगा इस पर केवल कितना था, q था, इस पर आवेश का मान 0 था। जब दोनों आपस में संपर्क में आएंगे तो दोनों पर टोटल आवेश कितना होगा q, और जब दोनों को अलग अलग करेंगे तो दोनों पर आधा आधा आवेश आएंगे, इस पर भी q/2 बचेगा और इस पर भी कितना हो जाएगा q/2। यानी कि यहाँ पर एक होने पर तो नई कंडीशन में कंडीशन सेकंड जो है इसमें आवेश का मान कितना देगा q/2 और c पर भी कितना देगा q/2, कितना देगा c पर भी q/2। अब वो सवाल में हमसे कह रहा है कि इस गोले c को जब a के संपर्क से हटाया जाता है तो किसके संपर्क में लाया जाएगा, b के संपर्क में। b पर आपको पता है b जो गोला हमारा था उस पर भी कितना आवेश था q। अब अगर इस कंडीशन में इस गोले को b के संपर्क में लाया जाता है तो b पर तो आवेश अभी प्रेजेंट में कितना है q है, और c पर कितना है q/2, कितना है q/2। अगर दोनों को हम एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो टोटल आवेश कितना होगा q + q/2, कितना देगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3/2q, कितना देगा 3/2q। अगर हम इन दोनों को वापस से अलग अलग कर लेते हैं, दोनों को जब संपर्क में लाए टोटल आवेश हमारे पास क्या आ गया 3/2q। जब हम इन दोनों गोलों को अलग अलग करेंगे, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि लास्ट में उसी को वापस से हटा दिया जाता है, जब इनको अलग अलग करेंगे तो कितना कितना आवेश बचेगा दोनों पर, इस पर भी इसका आधा आधा हो जाएगा, यानी कि इसमें 2 का भाग लगेगा। तो यहाँ पर आवेश का जो मान आएगा नई कंडीशन में वो कितना रहेगा 3/4q। इसमें हमने क्या किया, आधा कर दिया, आधे का मतलब 2 का भाग लगा दिया। इस पर कितना आएगा 3/4q, इस पर भी कितना बचेगा फिर नई कंडीशन में 3/4q। अब वो कह रहा है कि इस गोले को तो यहाँ से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ आवेश का जो मान है वो दोनों सेकंड जो कंडीशन है दोनों गोलों पर कितना कितना आवेश रह गया, इस पर तो आ गया q/2 और इस पर कितना आ गया 3/4q। अब इस कंडीशन में उसने हमसे किसका मान पूछा है, बल का। तो इस कंडीशन में हम बल का मान निकाल लेते हैं। दोनों गोलों के बीच की दूरी है वो कितनी है, स्मॉल r है, तो यहाँ पर बल का फॉर्मूला वो यूज करेंगे और बल का मान निकालेंगे। यहाँ पर सेकंड कंडीशन के लिए बल का हम Fs के रूप में मान सकते हैं, फॉर्मूला है k, तो यहाँ पर नियतांक है q1 q2, q1 की जगह q/2 है, q2 की जगह ये है, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं q/2 × 3/4q। बटे में हमारे पास क्या आएगा r², r का मतलब है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी अभी हमारे पास कितनी है r, तो इसमें स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए 1/2 3/4, इन दोनों को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 3/4 कितना हो जाएगा 8, 3/8 को हम बाहर लिख सकते हैं। बाकी जो चीज बच रही है उसको आप एक साथ लिख दो, ये बच रहा है, एक को ऐसे कैसे लिख दिया, q × q क्या हो जाएगा q² हो जाएगा, बटे में क्या आ रहा है r²। समीकरण 1 से aq² r² को हम क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। तो यहाँ aq² बटे r² की जगह हम f अगर लिखेंगे तो हमारे पास fs का मान आएगा वो क्या आएगा 3/8f। कहने का मतलब ये है, सवाल ने कहा है हमसे कि दो समान आकार के गोले a व b समान आवेश से आवेशित हैं, इनके मध्य F बल लग रहा है। अब यदि समान आकार का एक तीसरा गोला निरावेशित है जिसको हम पहले a के संपर्क में लाते हैं, उसके बाद b के संपर्क में लाते हैं और फिर उसको हटा दिया जाता है, तो नई कंडीशन में बल का मान कितना होगा। तो नई कंडीशन में ध्यान रखना, बल का जो मान होगा पहले वाले बल में कितना गुना होगा 3/8 गुना होगा। इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ऐसे सवालों को ध्यान से समझें और जैसे जैसे सवाल कहता है उनको पढ़ते चलें, आराम से सवाल सॉल्व हो जाएगा। और पहले के जो टॉपिक है उनको भी आप ध्यान से पढ़ें, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ हमारे न्यूमेरिकल इस टॉपिक से संबंध कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा था कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम में हमने ये पढ़ा था कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है उसको हम कौन सा बल कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल। तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हम नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, एक चीज ये ध्यान रखना कि स्थिर वैद्युत बल जो होता है, आवेशों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यानी कि स्थिर वैद्युत बल जो होता है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो इसको हमको ध्यान रखना है, नोट कर लेते हैं। स्थिर
वैद्युत बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि स्थिर वैद्युत जो बल होता है वो व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है। सेकंड बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अभी हमने कूलाम का नियम का सदिश रूप पढ़ा था और कूलाम के नियम का सदिश रूप में हमने ये देखा था कि स्थिर वैद्युत बल जो होता है वो क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन भी करता है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कूलाम का नियम जो होता है वो इस क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्थिर वैद्युत बल, उत्तर में हम लिख सकते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। अगली बात होती है, एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्थिर वैद्युत जो बल होता है, स्थिर वैद्युत जो बल होता है वो संरक्षी बल और केंद्रीय बल भी होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह बल केंद्रीय व संरक्षी बल होता है। 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि केंद्रीय बल कौन से होते हैं और संरक्षी बल कौन से होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना स्थिर वैद्युत बल कौन सा बल होता है, केंद्रीय बल या फिर संरक्षी बल भी होता है। अगला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि स्थिर वैद्युत जो बल होता है, स्थिर वैद्युत जो बल होता है वो कितना प्रबल होता है, यानी कि इसकी जो प्रबलिटी है वो कितनी होती है। ध्यान रखना इसकी जो परास होती है ना, इसकी जो परास होती है वो दीर्घ होती है। क्या होती है, दीर्घ परास का एक बल होता है और इसकी जो परास होती है वो ध्यान रखना 10 की पावर -15 मीटर, 10 की पावर -15 मीटर से अधिक होती है हमेशा। कितनी होती है, इसकी जो परास होती है वो 10 की पावर -15 मीटर से अधिक होती है। यानी कहने का मतलब ये है नाभिकीय जो दूरी होती है उससे अधिक दूरी पर ही यह बल कार्य करता है। नाभिक के अंदर ये बल काम नहीं करता, क्योंकि नाभिक के अंदर नाभिकीय बल कार्य करने लग जाता है। तो कहने का मतलब ये है इसकी जो परास होती है वो 10 की पावर -15 मीटर से अधिक होती है। हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी परास 10 की पावर -15 मीटर से अधिक होती है। अब इस वाली बात से हम एक क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। आपसे मैं पूछता हूं कि क्या दो प्रोटॉनों के मध्य आकर्षण बल भी कार्य कर सकता है। प्रोटॉनों के मध्य अगर हम यहाँ इस नियम से अगर बात करते हैं, दो प्रोटॉन का मतलब होता है, प्रोटॉन पर तुमको पता है पॉजिटिव आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव आवेश होता है। दो प्रोटॉन को अगर रखा जाए तो दो प्रोटॉनों के बीच में कौन सा बल लगेगा। अगर विद्युत बल के हिसाब से हम देखते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर इन दोनों प्रोटॉनों को नाभिक के अंदर रखा जाता है, नाभिक के अंदर का मतलब है कि 10 की पावर -15 मीटर दूरी से कम दूरी पर अगर इनको रखा जाता है तो वहां फिर इनके मध्य वैद्युत बल कार्य करना बंद कर देगा, वहां नाभिकीय आकर्षण बल कार्य करेगा, जिसके कारण दोनों के बीच में कौन सा बल काम करेगा, नाभिकीय बल काम करेगा, जो कि आकर्षण प्रकृति का होता है। तो ध्यान रखना प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्रिटिकल कंडीशन में यानी कि 10 की पावर -15 मीटर से दूरी से कम दूरी पर आकर्षण बल भी कार्य करता है। ऐसा मत रखना ध्यान कि प्रोटॉन के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल ही कार्य करता है। ध्यान रखना आकर्षण बल भी कार्य कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, 10 की पावर -15 मीटर दूरी से कम दूरी पर दोनों स्थित होने चाहिए। ये बातें आपको कूलाम के नियम से संबंधित ध्यान रखनी है।
अब हम आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं, उसको नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं आवेशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। अगला टॉपिक है हमारा आवेशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत वैसे तो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे आवेशों के लिए। तो आवेशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? आवेशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत ये होता है कि इस सिद्धांत के द्वारा, इस अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा अगर मान लो कहीं पर बहुत सारे आवेश रखे हुए हों, अगर कहीं पर बहुत सारे आवेश अगर रखे हुए हों और वहां हमको किसी एक आवेश पर, वहां हमें किसी एक आवेश पर परिणामी बल का मान अगर निकालना है तो वहां किसका यूज किया जाएगा? आवेशों के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत का। जैसा कि हमने कूलाम का नियम पढ़ा है, वहां पर केवल दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन इस सिद्धांत के द्वारा हम दो से अधिक आवेशों के बीच में भी बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। कूलाम के नियम से तो हम केवल दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को ही ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इस सिद्धांत के द्वारा दो से अधिक कितने भी आवेश हों उनके बीच में लगने वाले परिणामी बल को हम ज्ञात कर सकते हैं। वो किस तरीके से ज्ञात करेंगे? इसकी जो थ्योरी होती है वो ध्यान से सुनिएगा। इसकी थ्योरी ये होती है कि किसी आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान, किसी स्थिर बिंदु आवेश या किसी आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान उसके चारों ओर उपस्थित सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है, किसी भी एक आवेश पर अगर आपको परिणामी बल का मान निकालना है तो पहले उसके चारों ओर आवेश देखिए, आवेश कितने हैं, और जितने भी आवेश उसके चारों ओर हैं उन सभी आवेशों के कारण जिस आवेश पर आप बल का मान ज्ञात कर रहे हो वहां पर बल का मान ज्ञात करो और उनका कौन सा योग कर दो? सदिश योग कर दोगे तो वो कौन सा बल आ जाएगा हमारे पास? परिणामी बल आ जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पे क्वेश्चन भी करेंगे इससे संबंधित। ये जो टॉपिक है न्यूमेरिकल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम इसकी थ्योरी को लिख देते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल समान उसके चारों ओर उपस्थित सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। यही क्या कहलाता है? अध्यारोपण का सिद्धांत। ध्यान रखना, एक तो होता है बीजगणितीय योग, एक होता है सदिश योग। बीजगणितीय योग में तो हम संख्याओं को जिस प्रकार से जोड़ते हैं, जैसे 3 + 2 कितना हो गया? 5। ये कौन सा योग कहलाता है? बीजगणितीय योग। लेकिन यहाँ हमको सदिश योग करना है। सदिश योग का मतलब होता है, सदिश का मतलब होता है दिशा को ध्यान में रखते हुए, यानी कि सदिश के नियमों का पालन करते हुए हमको भौतिक राशियों का योग करना है। और वो किस तरीके से करेंगे? न्यूमेरिकल में हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे यहाँ हमारा सिद्धांत जो है वो क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान उसके चारों ओर उपस्थित आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसा कि हम कहते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम मान सकते हैं कि कोई आवेश है, कोई एक आवेश है, उसके चारों ओर बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं। जैसे सपोज करो कोई आवेश है Q, इसके चारों ओर बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम इसको मान सकते हैं, कोई आवेश है Q, इसके चारों ओर रखे हुए हैं। सपोज करो यहाँ Q1 रखा हुआ है, यहाँ Q2 रखा हुआ है, यहाँ Q3 रखा हुआ है और यहाँ डॉट 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 यहाँ पे रखा
कौन सा आवेश रखा हुआ है, Qn। और आपसे कहा जाता है कि इस स्थिर बिंदु आवेश के ऊपर, इस स्थिर बिंदु आवेश के ऊपर बल का मान ज्ञात कीजिए। परिणामी बल का किस तरीके से ज्ञात करेंगे, इसके चारों ओर उपस्थित कौन से आवेश है, ये सारे आवेश है Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn। इन सभी के कारण इस आवेश पर बल का मान निकालेंगे और उनका कौन सा योग कर देंगे, सदिश योग। जैसे तुमको पता है कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में हमेशा आकर्षण बल लगता है। यहाँ पर ये सारे आवेश प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो सभी के बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो इस वाले आवेश के कारण जो इस आवेश पर लगने वाला बल है उसकी दिशा कौन सी होगी, ये होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था बल की दिशा हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। और यहाँ पर प्लस प्लस प्रतिकर्षण है, प्रतिकर्षण का मतलब ये इसको दूर लगाएगा तो इस दिशा में बल लगेगा, जिसको मैं नाम दे देता हूँ F1 सदिश। पहले आवेश के कारण लगने वाला जो बल है इसको मैंने नाम दे दिया F1 सदिश। दूसरा जो आवेश है Q2, इसके कारण लगने वाला जो बल है वो इस दिशा में लगेगा, जिसको मैं नाम दे देता हूँ F2 सदिश। इसी तरीके से जो Q3 आवेश है इसके कारण लगने वाला जो बल है, इसके कारण लगने वाला जो बल है जिसको मैं नाम दे देता हूँ F3 सदिश। इसी तरीके से जो M आवेश है इसके कारण भी लगने वाला जो बल है उसको मैं नाम दे देता हूँ, इस दिशा में काम करेगा, जिसका नाम होगा Fn सदिश। तो यहाँ अध्यारोपण के सिद्धांत से, इस आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान, इस आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान कितना होगा, तो परिणामी बल जिसको मैं सिंबल के द्वारा ज्ञात कर सकता हूँ F नेट के द्वारा, F नेट सदिश के द्वारा। तो यहाँ परिणामी बल का जो मान आएगा वो इन सभी के सदिश योग के बराबर आएगा, यानी कि F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस डॉट डॉट डॉट, या फिर F3 को भी लिख सकते हैं प्लस डॉट 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 प्लस Fn सदिश। ये कहलाता है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। किसी भी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान उसके चारों ओर उपस्थित आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब इससे संबंधित हम सवाल सॉल्व करेंगे, इतने इसको नोट कर लीजिए। अब हम इस पॉइंट से संबंधित सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, एक सवाल अगर आपके समझ में आ गया तो इससे संबंधित कोई सा भी सवाल हो उसको आप समझ सकते हो आसानी से। ऐसे सवालों को, इस टॉपिक से जो संबंधित सवाल होते हैं उनको करने के लिए आपको थोड़ा सा सदिश का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए आप सदिश के चैप्टर को पहले एक बार वापस से रिवाइज कर ले, तो हमने 11th में पढ़ा था। एक चीज ये ध्यान रखना कि सदिश के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, अगर मान लो कोई भी दो सदिश है, अगर कोई भी दो सदिश है उनके बीच का अगर कोण हमको दिया गया है, अगर कोई भी दो सदिश है उनके मध्य का कोण अगर हमको दिया गया है, तो दो सदिशों के मध्य जो परिणामी सदिश होता है उसका परिमाण ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, जिसको हमने पढ़ा था R बराबर, हमने पढ़ा था R यहाँ पे रिजल्ट जो वेक्टर होता है, यानी कि परिणामी जो सदिश होता है उसके परिमाण को व्यक्त करता है। R का फॉर्मूला हमने पढ़ा था √p² + q² + 2pq cos थीटा। P और Q यहाँ P सदिश और Q सदिश के परिमाण होते हैं, और थीटा यहाँ पे P सदिश और Q सदिश यानी कि जिन दो सदिशों को हम लेते हैं उनके बीच का कोण होता है, जैसा कि हम यहाँ इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने सवाल है, यहाँ एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। आपका सवाल है ये एक समबाहु त्रिभुज है, और इस समबाहु त्रिभुज की जो आपको पता है समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो यहाँ इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो आपको सवाल में दी गई हैं, कितनी है, तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो कितनी है, r है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि समबाहु त्रिभुज में जो कोण होता है वो तीनों कोण कितने होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। अब सवाल हमारा ये कहता है कि इस समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर समान आवेश क्यों रखे हुए हैं, यहाँ पर भी क्यों रखा हुआ है, यहाँ पर भी क्यों है, और यहाँ पर भी क्या है, क्यों है। इसको पॉइंट से सपोज करो A मान सकते हो, इसको B मान सकते हो, और इसको चाहो तो इसको B मान लो, और इसको क्या मान सकते हो, C मान सकते हो। अब आपसे सवाल में ये पूछा गया है कि कोई से भी एक आवेश पर, जैसे सपोज करो ये वाला आवेश है, इस आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु A पर जो आवेश रखा हुआ है, बिंदु A पर जो आवेश रखा हुआ है, इस पर लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए।
तो परिणामी बल का मान किस तरीके से याद करेंगे वो इधर देखिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है कूलॉम का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर होता है K(Q1Q2) अपॉन R²। Q1 और Q2 परिमाण के रूप में होते हैं, तो ध्यान रखना Q1 Q2 अपॉन R²। R यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। कहने का मतलब ये है कोई भी दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो दो बल होता है स्थिर वैद्युत बल, वो किस बात पर निर्भर करता है, ध्यान रखना दोनों आवेशों पर और उनके बीच की दूरी पर करता है। जैसा कि यहाँ हमारे सामने एक सवाल दिया गया है, इस सवाल में हमको दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्षों पर 3 आवेश Q रखे हुए हैं और इसकी प्रत्येक भुजा का मान जो है वो भी क्या है, स्मॉल r है। भुजा की लंबाई भी हमको दे रखी है। तो हमसे कोई सी भी एक आवेश पर यानी कि बिंदु A पर रखा हुआ जो आवेश है उस पर लगने वाले परिणामी बल का मान पूछा गया है। यहाँ F ने या बिंदु A पर रखा हुआ जो आवेश है उस पर लगने वाले परिणामी बल का मान पूछा है। तो इसका मान हम किस तरीके से याद करेंगे देखिए। सबसे पहले अध्यारोपण का सिद्धांत हमने पढ़ा था, किसी भी आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात करने के लिए उसके चारों ओर आवेश देखने हैं। कितने आवेश है यहाँ पर, तो इस आवेश पर अगर हमको बल का मान निकालना है तो इसके चारों ओर कितने आवेश हैं, एक ये है और एक ये है। इसके चारों ओर केवल 2 आवेश हैं। तो दोनों आवेशों के कारण इस वाले आवेश पर लगने वाले बलों का सदिश योग निकाल लो, वही इस पर लगने वाला कौन सा बल होगा, परिणामी बल। तो सदिश योग निकालने के लिए हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि दोनों आवेशों के कारण जिस आवेश पर हम बल का मान ज्ञात कर रहे हैं वो कौन कौन सी दिशा में लगेंगे। तो देखिए इस वाले आवेश पर ये वाला आवेश जो बल लगाएगा वो कौन सी दिशा में लगाएगा, तो यहाँ ये वाला आवेश भी प्लस है, ये वाला आवेश भी प्लस है और प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। और हमेशा बल की जो दिशा होती है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यहाँ इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये हो गई, इसको थोड़ा सा और आगे हम बढ़ा देता हूँ। अब इस बल की दिशा इधर की तरफ होगी या फिर इधर की तरफ होगी, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये वाला आवेश इसको दूर भगाएगा यानी इधर की तरफ भगाएगा, तो इधर की तरफ ही बल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर इस वाले आवेश के कारण लगने वाला जो बल है इस आवेश पर वो कौन सी दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा, जिसको हम नाम दे देते हैं B बिंदु पर रखा हुआ है इसलिए इसको नाम दे देते हैं FB सदिश। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, नाम से कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा। बिंदु B पर रखे हुए आवेश के कारण लगने वाला जो बल है उसको हमने मान लिया FB सदिश जो कि इस दिशा में काम कर रहा है। इसी तरीके से बिंदु C पर रखा हुआ आवेश भी प्लस है और यहाँ पर ये आवेश भी प्लस है। ये दोनों के बीच में भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, कौन सी दिशा में लगेगा, तो मिलाने वाली रेखा इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। प्रतिकर्षण बल इस ये वाला आवेश को दूर भगाएगा तो नीचे की तरफ बल लगेगा, जिसको हम नाम दे सकते हैं FC सदिश। क्या नाम दे सकते हैं, FC सदिश। ध्यान रखना ये वाला आवेश भी प्रतिकर्षण बल लगाता है जिसके कारण इस दिशा में बल लगेगा, ये वाला आवेश भी प्रतिकर्षण बल लगाता है जिसके कारण इस दिशा में बल लगेगा। यहाँ पर हमारे पास 2 बल आ गए दोनों आवेशों के कारण, FB सदिश और FC सदिश। यानी कि इस आवेश पर बिंदु A पर जो आवेश रखा हुआ है इस आवेश पर केवल 2 बल कार्य करते हैं, तो FB सदिश और एक FC सदिश। इन दोनों का आपको परिणामी सदिश निकालना है और वो किस तरीके से निकालना है। 11th क्लास में हमने पढ़ा था अगर 2 सदिश हमको दिए गए हैं तो उनका जो परिणामी होता है वो हमेशा उनके बीच में होता है। तो यहाँ इन दोनों बलों का जो सदिश होगा वो कौन सी दिशा में होगा, परिणामी सदिश वो इस दिशा में होगा, जिसको हमने यहाँ पर व्यक्त किया है F नेट के द्वारा। किसके द्वारा व्यक्त किया है, F नेट के द्वारा। दूसरी बात हमको आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे दोनों बल या फिर दोनों सदिशों के बीच में कोण का मान कितना है। तो यहाँ ये जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। अगर ये 60 डिग्री का है तो यहाँ ये वाला कोण भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पर ये वाला कोण भी कितने का है, 60 डिग्री का। ध्यान रखना दोनों बलों के बीच का जो कोण है वो हमारे पास 60 डिग्री आ गया है। थीटा का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पर 60 डिग्री। अब हमको परिणामी का मान निकालने के लिए हमको FB और FC का मान भी निकालना पड़ेगा। तो इनका मान क्या होगा, मैंने अभी बताया था कि स्थिर वैद्युत बल का जो मान होता है वो दोनों आवेश और उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखो इस वाले FB बल की अगर बात करें तो इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल है, यहाँ पर दोनों आवेश क्या है, Q और Q, और बीच की दूरी कितनी है, R। अगर इस वाले बल की बात करें तो यहाँ पर भी दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वो कितना होगा, दोनों के दोनों आवेश भी Q है और बीच की दूरी भी क्या है, R। तो कहने का मतलब
इस बीच की दूरी क्या है r, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा r स्क्वायर रहेगा। तो इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं q और q क्या हो जाएगा q स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं fb बराबर हो जाएगा fc बराबर kq स्क्वायर बटे r स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम परिणामी का मान निकाल सकते हैं आसानी से। परिणामी सदिश के परिमाण का मान निकालने का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, किसी को अगर ध्यान नहीं हो तो r बराबर होता है √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यहाँ ध्यान रखना r का मतलब होता है परिणामी सदिश का परिमाण, जो कि हमारे यहाँ पे काम कर रहा है f नेट। परिणामी सदिश है हमारा यहाँ पे f नेट सदिश, इसका परिमाण हुआ f नेट। p यहाँ पे पहला सदिश होता है जिसका परिमाण होता है, तो पहला सदिश हम चाहे fb सदिश को मान ले चाहे fc सदिश को मान ले, तो इसका परिमाण अगर इसको पहला मानते हैं इसको दूसरा मानते हैं तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा fb। फिर q यहाँ पर q सदिश का परिमाण यानी कि दूसरे सदिश का परिमाण होता है, दूसरा सदिश हमने इसको माना है तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा fc। और यहाँ थीटा का मतलब अपने दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है जो कि कितना है हमारे पास 60 डिग्री। तो इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पर इस सवाल के अनुसार लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं f नेट यानी कि परिणामी सदिश, परिणामी बल f नेट बराबर हो जाएगा पहले सदिश का परिमाण यानी कि fb सदिश का परिमाण fb स्क्वायर लिख सकते हैं। सेकंड जो है fc सदिश का परिमाण fc हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 2fb fc इनटू क्या आ जाएगा cos थीटा होता है। अब सभी मानों को हम यहां पर रख देते हैं। यहां थीटा बराबर तो कितना है 60 डिग्री है और fc और fb का मान क्या है यहाँ पे समान है, वो भी कितना है kq स्क्वायर बटे r स्क्वायर। तो यहां पहले तो हम fb की जगह पे क्या fc और fb दोनों आपस में बराबर है, तो fc की जगह क्या लिख सकते हैं fb लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा आसान बना लेते हैं और हमारा ये हो जाएगा f नेट बराबर अंडर रूट fb की जगह पे fb रहने दो प्लस fc की जगह हम क्या लिख सकते हैं fb लिख सकते हैं प्लस 2 fc की जगह अगर fb लिखेंगे तो fb और fb का हो जाएगा fb स्क्वायर cos 60। इसको हम थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं। fb स्क्वायर प्लस fb स्क्वायर कितना हो जाएगा 2fb स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी कितना आ रहा है 2fb स्क्वायर और cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास सोल्व होके क्या आएगा f नेट बराबर हमारे पास क्या आएगा अंडर रूट 2fb स्क्वायर यहाँ पर है, एक fb स्क्वायर यहाँ बचेगा, दोनों आपस में जुड़े ही हो जाएंगे 3fb स्क्वायर अंडर रूट से अगर इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3fb के ऊपर स्क्वायर है बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट 3fb का मान कहाँ से रखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में हमारे पास क्या मान आएगा समीकरण 1 से f नेट बराबर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 fb का जो मान है वो कितना है kq स्क्वायर बटे r स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से बहुत सारे सवाल हम आगे भी सॉल्व करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। और कोई भी इससे संबंधित क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डालें, उसका सॉल्यूशन आपको जल्द ही प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।